की, जहां बेका वाली में ही हिजबुल्लाह के वेपन सेंटर पर अटैक की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, इस हमले में 85 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर है लेबनान में आईडीएफ के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर। 48 घंटे में 91 ठिकानों पर यह हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का लॉन्च साइट तबाह करने का आईडीएफ का दावा। अड़तालीस घंटे में 91 ठिकानों पर वार। अब लेबनान में इजरायली हमले से मची भारी तबाही की तस्वीर, जहां एयर अटैक से कई इमारतें जमींदोज हो गई। आईडीएफ दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के एक एक कर कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। देखिए कैसे हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर जोरदार हमलों का आईडीएफ दावा कर रही है। और लेबनान में हुई नॉन स्टॉप अटैक के बाद की वो तस्वीरें, जहां लेबनान में ही आईडीएफ की तरफ से 48 घंटे में 91 ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। दावा 85 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत का भी किया गया। साफ है कि आईडीएफ एक बड़े स्तर पर लेबनान में अलग अलग ठिकानों पर स्ट्राइक कर, नॉन स्टॉप अटैक कर बड़े हमलों को अंजाम दे चुकी है। और यही खबर है जहां पिछले 48 घंटे में 90 से ज्यादा हमलों को लेकर आईडीएफ दावा कर रही है। और दावा कि इन हमलों में 85 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। अब गाजा में हमास के नए ठिकानों पर बड़े हमले की तस्वीर, जहां थर्मोबारिक बॉम्ब से हमास का कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। इस भयंकर धमाके से कैसे साउंड वेव उठी, देखिए तस्वीर। अब गाजा सिटी में भयंकर एयर स्ट्राइक, तस्वीर रिहायशी इलाके में बमबारी से पहुंचे भारी नुकसान की है। ह्यूमन शील्ड के बीच हमास के ये ठिकाने, जिन्हें टारगेट किया आईडीएफ। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन अटैक के बाद सामने आई वो तस्वीर है। 10 से ज्यादा ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में आग से मचे हड़कंप की अब तस्वीर देखिए। एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी। आग लगने की वजहों की जांच हो रही है। अब वैश्विक तनाव के बीच भारत ने मिसाइल ताकत दिखाई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अत्याधुनिक अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। MIRV सिस्टम से लैस एडवांस अग्नि मिसाइल, आपको बता दें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV सिस्टम, जिससे एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाए जा सकते हैं। एक बार में कई टारगेट्स को ये निशाना बना सकती है। और माथुर सर, मैं जल्द इस पर आपसे एक रिस्पॉन्स सबसे पहले चाहूंगी, क्योंकि मल्टीपल पेलोड के साथ कई टारगेट्स पर एक साथ हमले करने में सक्षम MIRV को लेकर साफ है कि भारत किस तरीके से अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। और भारत की ये एक और मिसाइल ताकत, समझाएं इस बारे में सर। माथुर सर। जैन सुरभि, देखिए एक चीज बिल्कुल साफ है, जो हमने हमारा जो मिसाइल आर्सेनल है उसको हमने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक वजह मैं आपको साफ बताता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो कि निकल करके आया था ऑपरेशन सिंदूर से, वो ये था कि हमको अपनी AI एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन फोर्स में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। और वो बढ़ोतरी हमें इंडिजिनसली करना और ज्यादा आवश्यक है। और ये जो मैसेजिंग हो रही है इस परीक्षण के द्वारा, ये मैसेजिंग जो है इट गोज बियॉन्ड द बाउंड्रीज। ये आपके पाकिस्तान बांग्लादेश के बहुत ज्यादा दूर तक इस मैसेजिंग को किया जा रहा है सुरभि। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के जो वॉरहेड्स हैं वो एक भारत को एक पावरफुल मिसाइल फोर्स के तौर पर एस्टेब्लिश करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ करके जाने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि
क्या होता है कि इस प्रकार की आपको मिसाइल फोर्स की आवश्यकता है जिसका कि डिटेक्शन मुश्किल हो, जिसके के पाथ को आप आसानी से आइडेंटिफाई न कर सकें, और जब पाथ आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके जब मल्टीपल वॉरेंट्स वहां से निकलते हैं तो फिर भी आप उनको तमाम को एक साथ उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जी। तो यही एक बहुत बड़ी तकनीक जो है वो भारत और भी कई देशों के पास है, भारत विकसित कर रहा है, Understood, जिससे कि हम अपनी मिसाइल शक्ति का बहुत प्रभावी तौर पर प्रयोग कर सकें, शुड देयर बी अ रिक्वायरमेंट। अंडरस्टूड सर। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कार्गो शिप पर हमला और ईरानी शिप पर नाकेबंदी, ये बड़ी खबर आपके सामने होगी। और ईरानी शिप पर नाकेबंदी के साथ साथ किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बढ़ते तनाव के बीच खबर आई है 1000 मिसाइलों से हमला अब ईरान करेगा, और साथ ही ईरानी सेना को पूरी तरह नष्ट करने का अमेरिकी प्लान है क्या, यही डिटेल आपके सामने। फिलहाल खबर फारस की खाड़ी में मालवाहक शिप पर हमले को लेकर, जहां कतर के बिल्कुल नजदीक कमर्शियल शिप पर अटैक और अज्ञात मिसाइल हमले में शिप के एक हिस्से को पहुंचा नुकसान। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की ये रिपोर्ट। फारस की खाड़ी में मालवाहक शिप पर हमले की ये तस्वीर। अब अगली तस्वीर, क्योंकि यमन के नजदीक भारतीय नाविक की मौत को लेकर खबर है और ये क्रॉस फायर में भारतीय नाविक अल्ताफ तलब की मौत को लेकर खबर। दुबई से यमन जा रहे अल्फैज नूर सुलेमानी शिप पर यह हमला। इस शिप में मौजूद बाकी 4 क्रू मेंबर्स भी घायल हुए हैं और 17 सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दुबई में मौजूद भारतीय दूतावास ने जानकारी दी। अब ईरान के कार्गो शिप में चीन का केमिकल, बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के टुस्का जहाज में केमिकल की खेप और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन में केमिकल का इस्तेमाल। मोसाद कमेंट्री का यह सनसनीखेज दावा है, अमेरिका ने जब्त किया था ईरान का टुस्का जहाज। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी अब तेज हो चुकी है और ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों ने गश्त भी बढ़ा दी है। ईरानी सेना से झड़प के बाद फाइटर जेट से पेट्रोलिंग, और अरब न्यूज उसको लेकर एक बड़ा दावा कर रही है। जहां देखिए किस तरीके से अब ईरानी सेना से झड़प के बाद ही फाइटर जेट से पेट्रोलिंग को लेकर दावा किया जा रहा है। ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों ने गश्त बढ़ा दी है, साफ है। जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और इस तनाव के बीच ये नाकेबंदी और तेज होती जा रही है, क्योंकि अब निगरानी की जा रही है। कैसे, यही वो तस्वीर आपके सामने, जहां ईरानी सेना से झड़प के बाद फाइटर जेट से की गई पेट्रोलिंग। खबर अरब सागर में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स को लेकर भी है और ओमान सागर में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। अब 4 ईरानी जहाजों को पोर्ट जाने से रोका गया है। नाकेबंदी से 57 जहाजों ने रास्ता भी बदला है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है, इसी दावे को लेकर दीपक वोरा सर अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि अमेरिका की नाकेबंदी अब तेज हो चुकी है और फिलहाल इसी तैनाती को लेकर नाकेबंदी के बीच जो बड़ी खबरें सामने आ रही है उससे साफ है कि ओमान सागर से अरब सागर तक अमेरिका की ये तैनाती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स, ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों ने गश्त भी बढ़ा दी है। ईरानी सेना से झड़प के बाद फाइटर जेट से की गई पेट्रोलिंग की तस्वीरें भी सामने है। अमेरिका ने 4 ईरानी जहाजों को पोर्ट जाने से रोका है। नाकेबंदी से 57 कमर्शियल जहाजों ने भी रूट बदल लिया है। अब दीपक वोरा सर, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, आज के इस हालात को देखते हुए, क्या वाकई ये मुमकिन है कि एक और स्पेशल ऑपरेशन, सीमित ही सही लेकिन अलग अलग पोर्ट्स को टारगेट करते हुए ही ये तैनाती और ये तैयारी सर? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं काफी दूर हूँ इस समय देश की राजधानी में, मैं बेलगांव में हूँ कर्नाटका में, और वहां पर भी आज सुबह देखिए क्या इत्तेफाक है कि इसी की बात हो रही थी कि लोग वहां, यहाँ कुछ मीटिंग चल रही है तो ये बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। अभी आप देखें कि मिडिल ईस्ट में बेटा यूक्रेन रूस को भूल जाइए फॉर द मोमेंट। 2 डिस्टिंक्ट जंग शुरू हो गए, एक इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल उनको ठोक रहा, अमेरिका शायद इसमें अभी भाग नहीं ले रहा, सिर्फ उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसमें इजराइल अभी भाग नहीं ले रहा, वो पूरा अपना जोर लगा रहा है इन लेबनान, सदर्न लेबनान। तो मेरा अपना मानना है कि जो नाकाबंदी तेज हो रही है इसलिए कि ईरान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। एक अमेरिकन जनरल ने अभी बयान दिया है कि ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, भरोसा दोनों तरफ नहीं है। ये जो धमकियां देते हैं ये वॉर ऑफ धमकीज हो गया है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को हम ये कर देंगे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं हम इतना मारेंगे कि आपकी नानी याद आ जाएगी। तो ये धमकियां चल रही हैं, बट एक्शन अगर कोई देखें
तो एक्शन इस समय अमेरिका ले रहा है और पेट्रोलिंग स्ट्रेंथन कर रहा है। कहीं एक अमेरिकन लड़ाकू विमान अब गिर पड़ा या उसको गिरा दिया गया, ईरान तो तुरंत दौड़ेगा कहने के लिए हमने गिरा दिया, उसका फिर परिणाम बहुत भयंकर होगा। सो टू सम अप, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, अभी चलता जाएगा और देखना है जो प्रेशर डाल रहा है इस समय ईरान। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी दौड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका विल नॉट स्टॉप। वो चाहता है कि पूरी तरह से ये मेरी बात मान ले। बट इवन ईरान इज इन नो मूड टू स्टॉप सर। इसी को लेकर आगे आपसे सवाल करूंगी क्योंकि तो बता रहा हूं। हाँ, मैं आती हूं सर आपके पास। ये एक और खबर है जहां चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैनाती और इंडो पैसिफिक में तैनात यूएसएस मस्टिन को लेकर खबर है। दक्षिण चीन सागर में लाइव फायर अभ्यास किया गया है। अमेरिकी नेवी की डेसरॉन 15 यूनिट के साथ ये तैनाती। अब अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी में ईरान भी है और किसी भी वक्त विध्वंसक हमले के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने तैनात की है फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल। रेडी टू अटैक मोड में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स भी। बड़ी खबर यह है कि 1000 मिसाइलों से हमला करेगा ईरान और ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया तो तबाह कर देंगे। अमेरिका को आईआरजीसी कमांडर वाहिदी की यह बहुत बड़ी धमकी है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस और जहाज हैं। तो 1000 मिसाइलों से हमला करेगा ईरान, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए 1000 मिसाइलों की तैयारी। वहीं ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस और जहाज हैं। आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी की ये बड़ी चेतावनी है। ऑपरेशन फ्रीडम फिर शुरू किया तो तबाह कर देंगे। मिडिल ईस्ट तुरंत छोड़ दें अमेरिका और मिडिल ईस्ट का नया बॉस ईरान ही है। हालांकि इसी को लेकर अनुज माथुर सर, ये सवाल पहले भी था। ईरान तो साफ कर चुका है कि पहले हमने आपके सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज को हिट किया, अब हम आपके बेस को हिट करने के बाद सीधा आपके वॉरशिप्स को हिट करने की तैयारी कर चुके हैं। ये तैनाती, ये प्रोजेक्शन अभी तक एक स्ट्रैटेजी मानी जा रही थी दबाव की सर, उसका तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब बात अगर ऑपरेशंस की आती है तो इस तरह की तैनाती किस बात का संकेत देती है? ऑपरेशंस कैसे मुमकिन हो सकते हैं और किस स्तर पर हो सकते हैं सर? सुरभि, देखिए ये जो बातचीत हो रही है, अभी भी मेरा ये मानना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कहीं ना कहीं हिस्सा है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर, मेरी समझ ये है कि अमेरिका की और ईरान की जो मिलिट्री माइट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ईरान चाहे कुछ भी कहता रहे कि मैं 1000 मिसाइल मारूंगा, 1500 ये करूंगा, उनको भी इस बात का गुमान है कि उनकी और अमेरिका की मिलिट्री माइट में बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर ये दोबारा शुरू हुआ तो जितना नुकसान ईरान को अभी हुआ है, मेरा ये आकलन है कि उससे कहीं ज्यादा नुकसान ईरान को होने वाला है। ईरान की समस्या समझने की जरूरत है सुरभि, और ईरान की समस्या ये है कि आज भी ईरान जो है वो पूरी तरह से आईआरजीसी के गिरफ्त में है। आईआरजीसी एक बहुत जबरदस्त रेडिकलाइज्ड फोर्स है, सारी दुनिया इस बात को जानती है। 50 बार मैं आपके चैनल पे इस बात को कह चुका हूं, सब जानते हैं। और उस रेडिकलाइज्ड फोर्स का जो वायलेंस है, उनको वो लॉजिक से परे होता है। ईरान को ये समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने दोबारा इसको एस्केलेट किया तो किस तरीके का नुकसान ईरान को हो सकता है। इसलिए उनको, लेकिन सर करंट सिचुएशन में तो ईरान बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका भले ही हमारे लॉन्चर साइट्स को, हमारी मिसाइल पावर को रूल आउट कर दे, बावजूद उसके अटैक के बाद हमारी इतनी क्षमता है कि अभी भी हम एक लंबा युद्ध लड़ सकते हैं। यही सवाल इसीलिए सर, अगर 1000 नई मिसाइलों की तैयारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परमाणु क्षमता की जो बात की जाती है, लॉन्च साइट्स को आपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, बावजूद उसके वो ऑपरेशनल है सर। ऑपरेशन देखिए, कभी भी आप देखिए जब दोनों तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी अच्छी सेना है, उनके पास काफी उनके पास मिसाइल और ड्रोन का आर्सेनल है। ये कोई नहीं कह रहा है कि अगर दो देशों में युद्ध होगा तो एक को कुछ भी नुकसान नहीं होगा और दूसरा लगातार जीतता चला जाएगा। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो ये है कि वो फिर भी खड़े हुए हैं, ये हम सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसको दोबारा शुरू करने का परिणाम क्या हो सकता है, ये ईरान को समझने की जरूरत है। ईरान आज, मेरा ये मानना है कि जो टाइम पहले ईरान की तरफ था, वो ईरान से टाइम इज मूविंग अवे फ्रॉम ईरान। जो टेबल सीम टू हैव ओवरटर्न्ड, और जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना ईरान को ज्यादा परेशानी होगी, आर्थिक रूप से भी
और निश्चित रूप से मिलिट्री रूप से अगर इसको दोबारा एस्केलेट करने की कोशिश बट करंट टाइमलाइन को देखते हुए जहाजों को कब्जे में लेना, ऑयल टैंकर पर हमले, इससे तो ईरान और ज्यादा भड़क रहा है। यही अगली खबर है, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों को दहलाने की धमकी दे रहा है। जहाजों पर फायरिंग हुई तो अमेरिकी जहाज टारगेट होंगे ही। और IRGC के हवाले से ईरानी मीडिया इसको लेकर क्या दावा कर रही है, ये एक और बड़ी खबर है, जहां साफ है कि ईरान ने अपने टारगेट तय कर रखे हैं और ईरान के टारगेट पर होंगे US बेस। हालांकि मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकानों को दहलाने की जो धमकी दी गई है, उसमें आज की खबर यह है कि जहाजों पर फायरिंग हुई तो अमेरिकी बेस टारगेट होंगे। फारस की खाड़ी से अरब सागर तक जहाज तबाह करेंगे, ये IRGC दावा कर रहा है। कतर कोस्ट के पास ईरान से जुड़े जहाज में भी आग को लेकर UK मैरीटाइम सेंटर की तरफ से दावा किया गया। 2 दिन में 3 ईरानी जहाजों पर सुपर हॉर्नेट जेट से फायरिंग की गई, यही एक और बड़ी खबर है। वहीं ईरान के टारगेट पर हॉर्मुज स्ट्रेट की इंटरनेट केबल्स हैं। ये हॉर्मुज में ही केबल्स पर टैक्स लगाने की बात ईरान कर रहा है और इंटरनेट केबल्स पर ईरान का ये 3 स्टेज फीस प्लान है क्या, डिटेल में खबर सुनिए। आपको बता दें, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी इसको लेकर क्या दावा कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अब इंटरनेट केबल से भी वसूली करेगा ईरान। ईरान के टारगेट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स है और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल्स पर 3 स्टेज पीस प्लान को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जहां विदेशी कंपनीज को परमिट जारी कर हर साल फीस लेने का यह प्लान है। मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को ईरानी नियम मानने पर मजबूर करने की यह कोशिश और ईरानी कंपनीज को केबल्स के रखरखाव और मरम्मत का अधिकार देना। हालांकि हॉर्मुज में केबल लाइन से रोजाना $10 ट्रिलियन के लेन देन होते हैं, यही रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। इसी को लेकर आगे एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले आज की एक और सबसे बड़ी खबर। हालांकि हॉर्मुज में नए हमले को लेकर तो एक्सपर्ट से सवाल हुआ, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है महासंग्राम के उस काउंटडाउन को लेकर, जहां अब साफ है कि किस तरीके से ईरान पहुंचे रूस के हथियार और पुतिन की चेतावनी। हालांकि एक सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां साफ है कि मिडिल ईस्ट में नेटो की अब एंट्री हो रही है और ब्रिटिश शिप की हुई है तैनाती। साथ ही चीन पर अमेरिकी पाबंदी और ताइवान में हाई अलर्ट। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही नेटो देशों की एंट्री की खबर सुनिए, जहां ब्रिटिश वॉरशिप मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुए हैं और HMS ड्रैगन को मिडिल ईस्ट भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिप को सुरक्षा देंगे ब्रिटिश वॉरशिप। अब मिडिल ईस्ट में नेटो देश। अब इसी सवाल के साथ दीपक वोरा सर आपके पास आऊंगी। साथ ही ये जो केबल्स पर नए टैक्स और पैसे वसूली की ईरान की कोशिश है, उस पर भी आपसे जवाब चाहूंगी सर। उससे पहले खबर, ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट की ओर अपना डिस्ट्रॉयर भेजा है। HMS ड्रैगन मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुआ है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को भी मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी। RFALM बे लैंडिंग शिप को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। माइन हंटिंग शिप और ड्रोन मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं। हालांकि खबर है, ईरान के संवर्धित यूरेनियम रखने के लिए रूस तैयार हो चुका है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए ऑफर दिया है। रूस का प्रस्ताव सभी पक्षों को स्वीकार और अमेरिका रखना चाहता है ईरान का संवर्धित यूरेनियम। ये बात पुतिन ने कही है। अमेरिका के कड़े रुख के बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। खबर है, ईरान में परमाणु हथियार होने के सबूत नहीं है और परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता ईरान। ये बात पुतिन ने कही है। यूरेनियम का वेपन निर्माण में इस्तेमाल का इरादा ही नहीं है। ईरान में परमाणु हथियारों के खिलाफ धार्मिक फतवा और ईरान की प्रेस टीवी इसको लेकर बड़े दावे कर रही है। जंग के बीच ही ईरान को रूस हथियार भी दे रहा है। कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को वेपन सप्लाई को लेकर यह खबर है। रूस की सप्लाई से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में यह मदद। जहां न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रही है, डिटेल में खबर रखते हैं आपके सामने, क्योंकि अब ईरान को रूस से हथियार। खबर क्या है, जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर जानकारी और उसके बाद दीपक वोरा सर आपके पास आती हूं, क्योंकि कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को वेपन सप्लाई को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। कैस्पियन सागर रूट से ड्रोन उपकरणों की सप्लाई को लेकर दावा किया जा रहा है और साथ ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे रूस की सप्लाई से अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद मिलेगी। रूस से ईरान के बंदर अंजाली पोर्ट पर अनाज सप्लाई को लेकर उस रिपोर्ट में दावा किया गया है और रूस की सप्लाई से जाहिर सी बात है अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद तो मिलेगी ही, वहीं साफ है कि किस तरीके से अब ट्रांसपोंडर बंद होने से सैटेलाइट की जद में भी ये जहाज नहीं आते और कैस्पियन सागर में रूस, ईरान समेत सिर्फ 5 देशों की ही पहुंच है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल मूव, लेकिन इसी मूव के साथ बिगड़ते हालात का क्या संकेत सर, क्योंकि रूस की ये मदद कितनी भारी पड़ सकती है आज के इस हालात को देखते हुए, अमेरिका के रुख को देखते हुए? भी फिर से आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। अब इसमें 2 चीजें मुझे लगती हैं स्पष्ट हैं कि जब ईरान कहता है कि अंडर सी केबल जो हमने लगा रखे हैं फाइबर ऑप्टिक के, जो कम्युनिकेशन केबल है, अगर उनका प्रयोग करेगी
करोगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन होता है तो आप मंथली कोई फीस देते हैं सर्विस प्रोवाइडर को। इसका मतलब है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, जो उनको अपना तरीका मिलता है उससे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो साफ स्पष्ट है, हालत बहुत खराब है। जो भी खबर वहां से आती है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, एक्सेट्रा, वो करेंसी उनकी कोलैप्स कर रही है। दूसरी चीज है कि रूस यहाँ पे क्यों उनको ये हथियार दे रहा है। मेरा अपना मानना है कि बड़ी सिंपल सी चीज है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। अमेरिका यूरोप के जरिए वो सर्कस वाले यूक्रेनियन को पैसे देता जा रहा है, हथियार देता जा रहा है, तो अब रूस भी कहता है मैं भी ईरान को हथियार दूंगा, क्योंकि ईरान उसी की तरह है, वो भी अपने आप को समाप्त करने, खत्म करने के लिए तैयार है, जैसे वो यूक्रेन वाला तैयार है। तो ये मेरा मानना है टिट फॉर टैट है। फाइनली जो रूस ने कहा है कि मैं एनरिच यूरेनियम अपने पास रखूंगा, ये अमेरिका नहीं मानेगा, वो भरोसा नहीं करता उसके ऊपर। फाइनली यही होगा, मेरा मानना है, मेरा जो तजुर्बा है 20 साल का उस एरिया में, कि अमेरिका और रूस अलग से बैठकर सीक्रेटली बिहाइंड द सीन्स समझौता ये करेंगे कि अच्छा भाई मैं उसको हथियार नहीं दूंगा और आप जो है यूक्रेन में उस जोकर को बाहर निकालो वहां से, और फिर हम दोनों बैठ के आपस में बात करेंगे कि आगे क्या करना है। मुझे लगता है ये होने वाला है, क्योंकि ईरान के पास क्षमता नहीं है किसी तरह का बड़ा हमला अमेरिका पर करे। अमेरिका वेट कर रहा है, अगर हमला किया तो फिर अमेरिका सारी दुनिया के सामने जाके बोलेगा देख इसने शुरुआत की थी। जिस तरह से यूएई पे जब इन्होंने हमला किया था, सीज फायर टेक्निकली तो ईरान ने तोड़ा था, हमने भी उसकी आलोचना की थी, हमने भी निंदा की थी। और अब ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी होने वाली है, और ईरान इधर उधर भाग रहा था कि भाई कोई इसमें रेफरेंस रखिए आपकी अमेरिकी बड़े खराब लोग हैं, और किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। तो अभी आप देखते जाएंगे कि लेकिन अगर अमेरिका और रूस बैक चैनल किसी तरीके का डायलॉग रखते हैं, क्या आपको लगता है ईरान जो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को लेकर अडिग है, किसी भी शर्त और प्रस्ताव को नामंजूर करता जा रहा है, उसका भी कोई नतीजा निकल सकता है? ये सवाल इसलिए सर क्योंकि पुतिन का भी ये साफ तौर पर बयान आया कि वो राजी है इस चीज के लिए अगर ईरान उसको अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट सौंप दे तो। 100% वो तो लेगा, वो तो बड़ा खुश है, फिर उसका ईरान के ऊपर दबाव और पड़ेगा। ईरान जो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरा मानना है बेटा, इसको फाइनली ये शो ऑफ डिफाइंस होता है, उसमें ये ताकत नहीं है, उसको देना पड़ेगा, अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, हर रोज उसका जो इरादा है, जो उसके बयान है, जो उसके एक्शंस हैं, वो बदलते रहते हैं। अब तो अमेरिका, ब्रिटेन भी पहुंच रहा है, फ्रांस भी पहुंच गया वहां पर। तो मेरे को लगता है कि अब और भी देश हल्के हल्के नेटो के देश वहां पर आ रहे हैं, ओमान की खाड़ी में, गल्फ, ये हॉर्मुज स्ट्रेट्स में, तो शायद अब ईरान को और तकलीफ होगी, लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो अकेला पड़ गया। बट वल्नरेबल तो हो ही जाएगा सर। बहरीन में पकड़े गए 41 संदिग्ध जासूस और संदिग्धों पर ही आईआरजीसी से सीधे संपर्क के आरोप। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहरीन में 41 संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं और दावा ये आईआरजीसी से ये सीधे कांटेक्ट में थे। वही खबर है, नेटो देश तुर्की ने अब जंग की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की में मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज को लेकर खबर है, ईरान इराक बॉर्डर के नजदीक वॉर ड्रिल की गई। तो तस्वीर देखिए जहां साफ है कि किस तरीके से अब नेटो देश तुर्की ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज की तुर्की से सामने आई वो तस्वीरें, और खबर यह कि ईरान इराक बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये वॉर ड्रिल की गई है। हालांकि इराक में बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका है और इराक के एयरस्पेस में अमेरिका के फाइटर जेट्स, इराकी एयरस्पेस का लगातार उल्लंघन इराकी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है दावा। कुर्द इलाकों में ईरानी हमलों से अमेरिका और भड़क गया है, ईरान समर्थित मिलिशिया पर भी हो सकते हैं हमले। अब इराक में इजरायल के सीक्रेट बेस को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। इराक में बेस से ईरान पर हमला कर रही है आईडीएफ, और इराक में आईडीएफ के लॉजिस्टिक हब हैं। और ईरानी स्टेट मीडिया प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इराक में इजरायली बेस। इसी खबर के बाद माथुर सर आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इराक में इजरायल के सीक्रेट बेस को लेकर रिपोर्ट दावा कर रही है ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये बेस, और बेस में इजरायल की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। बेस में एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। इजरायली सीक्रेट बेस में हथियारों के गोदाम को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ओवर टू यू माथुर सर, समझाइए इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि रिपोर्ट्स अगर इन सीक्रेट बेस को लेकर दावे कर रही है तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इनका इस्तेमाल संभव है। और वहीं दूसरी तरफ रूस और नेटो की आज के इस हालात में मिडिल ईस्ट में एंट्री के मतलब क्या है सर?
देखिए, दो चीज बिल्कुल साफ हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि इजराइल, मुझे लगता है इस पूरे लड़ाई के अंदर एक ऐसा देश है जिसको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या चाहता है, कैसे चाहता है, और उसके ऊपर वो लगातार उसी सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। और इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है कि ईरान को रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और उसके लिए उसके न्यूक्लियर, उसके मिसाइल, उसके ड्रोन्स, उसके कन्वेंशनल मिलिट्री और प्रॉक्सीज, इन पांच को उनका उद्देश्य है। और उसको पार करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार के सीक्रेट बेसिस को इराक में बनाया, क्योंकि ईरान के साथ उनका बॉर्डर नहीं लग रहा है, तो उनका प्रयोग निश्चित रूप से करने का उनका अगर ये बेसिस वहां पर मौजूद है तो निश्चित रूप से उनका प्रयोग ईरान के खिलाफ किया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए कि इजराइल जो है वो बिल्कुल क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से सही रास्ते से चल रहा है। जहां तक सवाल दूसरे देशों का है, देखिए, एक समय ऐसा आया था जब ईरान की तरफ यूरोप और काफी सारे साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज जो थे ईरान के प्रति बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किए हुए हैं, और अब उन्होंने नई एक शगुफा छोड़ दिया है कि वो इसका भी पैसा लेना शुरू करेंगे, केबल्स का, उससे जो इनकी तरफ जो हो रहा था झुकाव, वो दूर गया है। आप देखिए, चार्ल्स डिगॉल फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो यहां पर पहुंच रहा है, ब्रिटेन के 2 डिस्ट्रॉयर्स पहुंच रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है वो ईरान के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा जरूर है कि हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट वॉर में नहीं करेंगे, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है बहुत जबरदस्त दबाव डाल सकती है। माथुर सर, अब अगला सवाल होगा पाकिस्तान पर पड़ रहे दबाव को लेकर, और पाकिस्तान के लिए कैसे ये सिचुएशन घातक साबित हो सकती है, उसी को लेकर सवाल करने से पहले तस्वीरें, क्योंकि अब 18 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान के सोबतपुर में भीषण विस्फोट को लेकर खबर है। विस्फोट से गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस पाइपलाइन में कैसे लपटें उठ रही हैं, ये तस्वीर देखिए। बहादुर अली खोसों में गैस सप्लाई ठप हो चुकी है। अब ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पाकिस्तान में धमाके को लेकर एक और खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के मन्नू पुलिस पोस्ट को तबाह कर दिया गया। धमाके में 18 पुलिस वाले मारे गए हैं। पुलिस पोस्ट में घुसी बारूद से भरी गाड़ी और भीषण विस्फोट से तबाह पुलिस पोस्ट। टीटीपी ने हमले को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के ही मन्नू में धमाके के बाद अफरा तफरी की तस्वीर। मलबे का ढेर बन चुकी है पुलिस चेक पोस्ट, और मलबे से निकाले गए हैं कई पुलिस वालों के शव। इस हमले के बाद के रेस्क्यू ऑपरेशन की ही ये तस्वीरें हैं। पूरे इलाके में पाकिस्तानी आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में ही पुलिस पोस्ट हमले पर एक और अपडेट है। इस धमाके के बाद हमलावरों ने गोलीबारी की, पुलिस की गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। हमले में पोस्ट पर मौजूद सभी 18 पुलिस वाले मारे गए। अब खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद पर बमबारी की भी तस्वीर। पाकिस्तानी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। बमबारी में 3 बच्चों समेत 15 पश्तूनों की मौत की खबर है। और आपको बता दें, वजीरिस्तान के शेवा में भी मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। मुनीर की सेना ने मस्जिद को ध्वस्त किया। अब ओवर टू यू, बैक टू यू अनुज माथुर सर, क्योंकि क्या ये एक्सपेक्टेड था? कुछ महीने पहले भी आप एक्सपर्ट के तौर पर यही समझाते आए हैं कि ये एक तरह के इंटरमिटेंट अटैक्स हैं और ये नहीं रुकने वाले हैं। अब के इस हालात के बीच में क्या वाकई जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, पूरी तरीके से पाकिस्तान को भी वल्नरेबल करने में कामयाब हो चुके हैं ये? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, आप एक खुद आतंकवादी स्टेट हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते जा रहे हैं, और आप वहां जाकर के पूरे वर्ल्ड स्टेज पर एक ऐसे सेंट का चेहरा लगाना चाहते हैं कि जो विश्व में शांति चाहते हैं। आप पहले अपने बैकयार्ड में तो शांति कर लीजिए। यही उनकी प्रायोरिटीज जो है वो गलत हो रही हैं। जब आपके अपने देश में अमेरिकी फोर्सेज आपके लोगों को गोलियों से भून देती है, तब आपका कोई रिएक्शन नहीं होता है। इससे आपको पता पड़ना चाहिए कि क्या सीरियसनेस है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिसाइज्ड हैं, और उनका काम कुछ और है, और वो अपने प्रोफेशनलिज्म में लैक करती हैं। आप देखिए, अगर आपको अपने खुद के देश में फाइटर जेट्स को, अपने खुद के लोगों को सप्रेस करने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना पड़े,
तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के हालात सुरभि वहां पर आज की परिस्थिति में हैं और इसका लाभ आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान का रिएक्शन इसका कुछ और होने की संभावना है। इस चीज का लाभ उठाएंगे, टीटीपी भी उठाएगी, तालिबान भी उठाएंगे, बलोचिस्तान वाले भी उठाएंगे, और इसका मैं बता रहा हूं कि लाभ उठाने की इसकी भी सिचुएशन विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। वो लोग लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से वहां पर इनका जो इनकी जो जायज मांगे हैं उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो आने वाला समय दिखाएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान को वहां बहुत जबरदस्त परेशानी होने वाली है। और एक फ्रंट पर नहीं, अलग अलग फ्रंट पर ये परेशानी, और कर उसी की रहे ही हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जिस स्तर पर फिलहाल यहां पर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने ठुकरा दिया है। चीन ने यूएस सैंक्शंस नजरअंदाज करने का आदेश दिया है और ईरान के तेल कारोबार पर अमेरिका चीन आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने कहा है ईरान को फंडिंग चीन कर रहा है। ट्रंप और शी मुलाकात से पहले यूएस और बीजिंग में ये तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस बढ़ते तनाव को लेकर ही एक क्विक रिस्पांस दीपक वोरा सर आगे आपसे चाहूंगी। उससे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने ठुकराया, ये बड़ी खबर। चीन ने ईरानी तेल खरीद जारी रखने का फैसला किया है और बीजिंग ने अमेरिकी सैंक्शंस को अवैध बताया है। चीनी रिफाइनरीज को यूएस प्रतिबंध नहीं मानने का निर्देश। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन बना हुआ है और समुद्री नेटवर्क के जरिए चीन पहुंचा रहा है ईरानी कच्चा तेल। हालांकि ट्रंप प्रशासन ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर अभियान भी चला रहा है, लेकिन क्या इसका कोई असर होगा, सवाल करूं उससे पहले ईरान जंग से चीन में डीजल की कीमतों में बड़े उछाल को लेकर खबर है। महंगे डीजल से चीन में इलेक्ट्रिक ट्रकों की मांग बढ़ चुकी है। 2025 में इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक्स की बिक्री में 45% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस बारे में जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक ईरान जंग के बाद चीन में डीजल अब 27% महंगा हो चुका है और चीन में ही इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक्स की बिक्री तेजी से बढ़ी है। 2025 में 44,000 नए इलेक्ट्रिक ट्रक बिक चुके हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक अब चीन के 25% हैवी ट्रक बाजार का ही हिस्सा है। सरकारी सब्सिडी और सस्ती चार्जिंग से डिमांड बढ़ी है। 10 लाख किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक ट्रक की लागत भी आधी हो चुकी है। चीन में 2030 तक तेल की मांग पीक पर पहुंचने का भी अनुमान जापान टाइम्स की इस रिपोर्ट में लगाया गया है। वहीं खबर है ताइवान में चीन की बहुत बड़ी घुसपैठ को लेकर, जहां ताइवान के एयरस्पेस में चीन के 22 एयरक्राफ्ट और चीन के 18 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 6 जहाजों की एंट्री और ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर किया गया दावा। वही खबर है ताइवान पर और सख्त हो चुका है चीन का रुख, जहां चीन के लिए ताइवान पहली प्राथमिकता है और ट्रंप और शी जिनपिंग बैठक में ताइवान का सबसे बड़ा मुद्दा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। तो ताइवान पर चीन का ये सख्त रुख और चीन के लिए ताइवान पहली प्राथमिकता। ट्रंप और जिनपिंग बैठक में ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा, इसको लेकर भी दीपक वोरा सर आपसे सवाल। हालांकि अमेरिका को एक चीन सिद्धांत मानना होगा, ये चीन कह रहा है। ट्रंप के दौरे से पहले मार्को रूबियो से चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात और ताइवान मुद्दा तय करेगा चीन और अमेरिका के संबंध, यही चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया। ओवर टू यू दीपक वोरा सर। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जनरल माथुर बात कर रहे थे, ट्रंप क्यों जा रहा है अमेरिका, चीन चाइना सर क्यों जा रहा है, क्या करने के लिए? चॉपसुई खाने के लिए जा रहा है चाइना में? कुछ तो होगा उसका रीजन कि वो वहां पर जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह से बातें बढ़ती गई तो शायद ना भी जाए, कैंसिल कर दे। पहले भी उसने डिले कर दिया था। दूसरी चीज है कि ईरान भी अब अपनी वहां की कार्स की, व्हीकल्स की कीमतें बहुत बढ़ गई। रिपोर्ट आई थी, वो सेकंड हैंड इंपोर्ट कर रही है सरकार, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा पैसे ना देने पड़े। सो आर्थिक व्यवस्था उसकी खत्म हो चुकी है, दैट इज वेरी क्लियर। अब यही बचता है कि मैं तंग करता जाऊं, और रूस और चीन वो भी अमेरिका को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको ये मिलेगा तब तेरे को हम ये देंगे। ईरान भी ये जानता है। अभी आपने जिहादिस्तान शर्म की, जो पाकिस्तान की बात की, वो बुरी तरह से फंस गया है ना मैम। अगर वो स्वीकार करता है कि मेरे अपने देश में मेरी फौज को मार पड़ रही है, सवाल ये उठता है कि सऊदी अरेबिया की रक्षा तू कैसे करेगा? जब टीटीपी तेरे अपने देश में घुस के ठोक रहे हैं, तो वहां दूसरों के घर की क्या, अपने घर को तो संभाल नहीं सकता तो दूसरों के घरों को क्या संभालेगा? मेरा अपना मानना है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है दिन ब दिन, और हम मई के महीने में है, इतनी जल्दी यहाँ पर इसका समाधान नहीं होने वाला है। और मार पड़ेगी ईरान को, तब शायद चीन और सब बाकी देश बयान देंगे। अब ईरान भी, जैसा आपने खुद ही देखा है कि अब ईरान भी अकेला पड़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने आलोचना की थी अमेरिका की, लेकिन यूएई के अटैक के बाद अब ईरान का समर्थन कोई नहीं करता है। True that, sir. ये गलत काम किया उसने। Understood, sir.
वोरा सर, माथुर सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज इस हालात के बीच में, जैसा कि एक्सपर्ट्स ने कहा, सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। हकीकत भी यही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनाव बढ़ चुका है और यही खबर है कि पिछले 24 घंटे से हॉर्मूज पूरी तरह बंद हो चुका है। एक भी कमर्शियल शिप हॉर्मूज से नहीं गुजरा है। मरीन ट्रैफिक डेटा के जरिए ईरान एक्सक्लूसिव की इस रिपोर्ट में इसको लेकर किया गया दावा कि पिछले 24 घंटे से हॉर्मूज पूरी तरह बंद। अब अमेरिकी डेडलाइन पर ईरान का करारा जवाब। खबर है डेडलाइन पर ध्यान नहीं देता ईरान। अपने मुताबिक अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब देंगे और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकेई की ये चेतावनी, सही वक्त पर अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। और खबर ईरान की युद्ध नीति बना रहे सुप्रीम लीडर मुश्तबा को लेकर भी है, जहां सीज फायर की डील को लेकर एक्टिव हो चुके हैं मुश्तबा। और अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से CNN की इस रिपोर्ट में दावा किया गया, घायल होने के बावजूद सभी निर्देश मुश्तबा दे रहे हैं। मुश्तबा कमान संभाल रहे हैं। घायल होने के बावजूद सुप्रीम लीडर मुश्तबा फैसले ले रहे हैं। युद्ध की रणनीति मुश्तबा के निर्देश पर IRGC बना रहा है। अमेरिका से सीज फायर की बातचीत भी मुश्तबा के निर्देश पर, और मुश्तबा से कुछ खास सैन्य अधिकारियों को मिलने की ही इजाजत है। मुश्तबा अपने आदेश संदेश के जरिए दे रहे हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। अब ईरान से बातचीत नाकाम हुई तो विनाशक जंग, क्योंकि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। ईरानी सेना को पूरी तरह तबाह अमेरिका कर देगा। अमेरिका के टारगेट पर IRGC के मिसाइल लॉन्चर्स हैं। फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़े दावे किए गए। जल्द इंफॉर्मेशन, क्योंकि समझौता नहीं तो महाविनाश। जहां ईरान से बातचीत नाकाम तो भीषण जंग, समझौता नहीं हुआ तो तुरंत हमले अमेरिका शुरू करेगा। IRGC और ईरानी सेना को पूरी तरह नष्ट करने का प्लान बनाया गया है। मिसाइल लॉन्चर्स, नेवी बेस, एनर्जी ठिकाने टारगेट पर। दोनों पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, जिस बात का एक्सपर्ट्स ने भी जिक्र किया। और साथ ही UAE पर हमले के बाद ईरानी पोस्ट पर हमले सिर्फ ट्रेलर हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से लगातार आर्थिक संकट बढ़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से एशिया से यूरोप में महंगाई बढ़ चुकी है। फारस की खाड़ी में हजारों कमर्शियल शिप फंसे हुए हैं। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन इसके बंद होने से बढ़ रहे ग्लोबल संकट को लेकर रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, जहां सुनिए और देखिए किस तरीके से आंकड़ों के तहत ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। डेट और टाइमलाइन, 28 फरवरी 2026 के बाद 65% तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। 50% अमेरिका में गैस के दाम बढ़ चुके हैं। 1550 शिप 87 देशों के फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। 22,500 नाविक फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। 10% फंसे शिप का इंश्योरेंस रेट 10 गुना बढ़ चुका है। 4 करोड़ 50 लाख लोग भूख का सामना कर सकते हैं। ये UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दावा किया गया है।